नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का दूसरा अध्याय है प्रदूषण की अवधारणा, उसके कारण और सामाजिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य अर्थ है हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना, यानी कि अपने आसपास का जो वातावरण है अगर वो दूषित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब हम किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है कि जिसको जीवन के किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है, यानी कि प्रकृति का जब गलत प्रभाव पड़ने लगता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, आशंका होती है कि मनुष्य का जीवन उससे प्रभावित हो रहा है, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए है कि यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर विषैली एवं अनुपयोगी गैसों का अनुपात बढ़ जाए तो कहा जाता है कि वायु प्रदूषण हो गया है, यानी कि वायु के अंदर जब विषैली गैसें उत्पन्न हो जाती हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु के अतिरिक्त पर्यावरण के किसी भी भाग के दूषित हो जाने को पर्यावरण प्रदूषित ही कहा जाएगा। पर्यावरण के प्रमुख भागों एवं पक्षों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों एवं स्वरूपों का निर्धारण किया गया है, यानी कि पर्यावरण के विभिन्न भागों को देखते हुए पर्यावरण को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण। सबसे पहला है जल प्रदूषण। जल में जीव रासायनिक ऑक्सीजन तथा विषैले रसायन, खनिज, तांबा, सीसा, अर्गीज, बेरिलियम, फास्फेट, साइनाइड आदि की मात्रा में वृद्धि होना ही जल प्रदूषण कहा जाता है, यानी कि जल के अंदर ये सब अशुद्धियाँ जब बढ़ जाती है तो जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है और उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। इसके है दृश्य, यानी कि दिखाई देना क्या है कि जल के अंदर क्या दिखाई देता है? प्रदूषण दिखाई देता है, और अदृश्य भी क्या है? प्रदूषण है, यानी कि प्रदूषण दिखाई भी देता है और अदृश्य में भी प्रदूषण ही दिखाई देता है। फिर है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण से होता है। औद्योगिकरण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है, यानी कि उद्योग धंधे जो हैं वो जल प्रदूषण को बढ़ाने में उनका सबसे महत्वपूर्ण हाथ है। जैसे चमड़े के कारखाने, चीनी एवं एल्कोहल के कारखाने, कागज की मिलें तथा अन्य अनेकानेक उद्योग नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कि इन कारखानों का अपशिष्ट जो होता है वो जल के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण बढ़ जाता है। नगरीकरण भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि बड़े बड़े नगरों का विस्तार होना भी जल प्रदूषण के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। जैसे नगरों की गंदगी, मल एवं औद्योगिक अपशिष्टों के विषैले तत्व भी जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कि इन सभी गंदगियों के कारण भी जल प्रदूषित होता है। फिर है समुद्रों में जहाजरानी एवं परमाणु अस्त्रों के परीक्षण से भी जल प्रदूषित होता है। नदियों के प्रति भक्ति भावना होते हुए भी तमाम गंदगी जैसे अधजले शव, जानवरों की लाशें तथा अस्थि विसर्जन आदि भी नदियों में ही किया जाता है, जो नदियों के जल को प्रदूषण का एक कारण है, यानी कि जल के अंदर जो जीव होते हैं उनका विसर्जन करना यह भी जल को प्रदूषित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। फिर जल में अनेक रोगों के हानिकारक कीटाणु मिल जाते हैं, यानी जल में अनेक रोगों के कीटाणु मिल जाते हैं जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूमि रक्षण के कारण मिट्टी के साथ रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक
कीटनाशक पदार्थों से भी जल प्रदूषण होता है। पहले जल प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी कि किस कारण से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। जल की शुद्धता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए प्रदूषण को रोकना आवश्यक होता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जा सकते हैं। सबसे पहले है कि हम जल प्रदूषण को कैसे रोकें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले नगरों के दूषित जल और मल को नदियों और झीलों के स्वच्छ जल में मिलने से रोका जाए, यानी कि नगरों से निकलने वाला जो गंदा जल है उसको नदियों में मिलने से रोका जाए। दूसरा है कल कारखानों के दूषित और विषैले जल को नदियों और झीलों के जल में न गिरने दिया जाए। तीसरा है मल मूत्र एवं गंदगी युक्त जल का उपयोग बायोगैस बनाने या सिंचाई के लिए करके प्रदूषण को रोका जा सकता है, यानी कि इस गंदगी से बायोगैस बना करके बायोगैस में इसका उपयोग करके प्रदूषण को रोका जा सकता है। फिर सागरों के जल में आणविक परीक्षण न कराए जाएं। नदियों के तटों पर शव ठीक से जलाए जाए तथा उनकी राख भूमि में ही दबा दी जाए, यानी कि शवों की जो राख है उनको नदियों में नहीं डाला जाए। पशुओं के मृतक शरीर तथा मानव शवों को स्वच्छ जल में प्रवाहित न करने दिया जाए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए जाए तथा उनकी कठोरता से पालना की जाए। फिर जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, यानी कि किस प्रकार से जल प्रदूषण जो है मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है या इससे क्या हानियां हो रही हैं। जब से सृष्टि है पानी है, यह सर्वाधिक बुनियादी और महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि सृष्टि की शुरुआत पानी से ही होती है और यही जीवन का मुख्य साधन है। पानी नहीं तो जीवन नहीं। संसार का 4% पानी पृथ्वी पर है, यानी कि पूर्ण संसार का 4% भाग जो है वो क्या है, पानी पृथ्वी पर है। शेष पानी समुद्रों में है जो खारा है, यानी पीने योग्य पानी का प्रतिशत कितना है, 4% है, और बाकी पानी जो है समुद्रों का जो पानी है वो क्या है, खारा है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका केवल 0.3% भाग ही साफ है और शुद्ध है, यानी कि 4% पानी है उसमें से 0.3% भाग जो है पानी का वही शुद्ध है। और इसी पर सारी दुनिया, यानी कि सारी दुनिया का इसी से काम, सारी दुनिया इस पर निर्भर है। आज शुद्ध पानी कम होता जा रहा है और प्रदूषित पानी दिन प्रतिदिन अधिक प्रदूषित जल मानव जीवन को निम्नलिखित प्रकार से सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है, यानी कि यह जल प्रदूषण किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। जल तो जीवन की रक्षा करता है। प्रदूषित हो जाने पर जीव की मृत्यु का सबसे कारण बनता है और बनता जा रहा है, यानी कि जल प्रदूषित होने पर इसे जीवन की रक्षा, यानी कि जल जो है वो क्या करता है, मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है, लेकिन यही प्रदूषित जल पीने से ये क्या कर रहा है, जीव की मृत्यु का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया, पेट के कीड़े, यहाँ तक कि टाइफाइड भी प्रदूषित जल के कारण ही होता है, जिसे विकासशील देशों में 5 में से 4 बच्चे पानी की गंदगी के कारण उत्पन्न रोगों से मरते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासी गांव में गंदे तालाबों का पानी पीने से नारू नाम का भयंकर रोग हो जाता है, यानी कि दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोग जो है वो तालाबों से गंदे पानी पीते हैं जिससे उन्हें नारू नामक भयंकर रोग हो जाता है। इन गांवों के 6,90,000 लोगों में से 1,90,000 लोगों को यह रोग है। 6 लाख में से 1 लाख लोगों को क्या है, यह रोग। प्रदूषित जल का प्रभाव जल में रहने वाले जंतुओं और जलीय पौधों पर भी पड़ता है। ये जब जल प्रदूषित होता है तो उस जल में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उन पे और उन पौधों को भी उनको नुकसान पहुंचता है। जल प्रदूषण के कारण मछली और जलीय पौधों में 30 से 50% तक की कमी हो गई है। जो व्यक्ति खाद्य पदार्थों के रूप में मछली आदि का उपयोग करते हैं उनके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। प्रदूषित जल का प्रभाव कृषि उपजों पर भी पड़ता है, यानी कि प्रदूषित जल के कारण कृषि की उपज में भी इसका प्रभाव पड़ता है। कृषि से उत्पन्न खाद्य पदार्थों को मानव और पशुओं
पशुओं के उपयोग में लाते हैं। यानी कि उसी प्रदूषित जल से जब खेती होती है और उस खेती से उत्पन्न होने वाले अनाज यानी कि पदार्थों को जो मानव और पशु खाते हैं तो उनको ये हानियाँ होती हैं, जिससे मानव व पशुओं के स्वास्थ्य को हानि होती है। जल जंतुओं के विनाश से पर्यावरण असंतुलित होकर विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव उत्पन्न करता है। फिर है वायु प्रदूषण, यानी कि दूसरा प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु में विजातीय तत्वों की उपस्थित, चाहे गैसीय हो या पार्थक्य हो या दोनों का मिश्रण हो, जो कि मानव के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए हानिकारक होता है। यानी कि वायु के अंदर विद्यमान जो तत्व है, विजातीय तत्व जो है, यानी कि जो प्रदूषित करने वाले तत्व हैं वो उपस्थित हैं, वो गैसीय होते हैं, यानी कि गैस के द्वारा भी, और दोनों का मिश्रण होकर के यो जो है वायु को प्रदूषित करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो वायु मनुष्य के जीव को, मानव जीव को प्रभावित करता है तो वो क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। फिर है वायु प्रदूषण मुख्य रूप से किन द्वारा कैसे होता है? मुख्य रूप से धूलकण, धुआं, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, कैडमियम आदि घातक पदार्थों से वायु में मिलने से होता है। यानी कि वायु प्रदूषण इन सभी तत्वों के मिलने से होता है, और ये सब उद्योगों एवं परिवहन के साधनों के माध्यम से वायुमंडल में मिलते हैं। फिर है वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि किन कारण से वायु प्रदूषण होता है? और नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं अनियंत्रित भवन निर्माण से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि सबसे पहला है नगरीकरण, यानी कि नगरों का विस्तृत होना और नए नए उद्योगों का विकास होना। अनियंत्रित भवन निर्माण, यानी कि जंगलों को काट करके अधिक से अधिक आबादी का बढ़ना भी वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर रहा है। परिवहन के साधनों, ऑटोमोबाइल से निकलता धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। यानी कि परिवहन के जो साधन है उनके द्वारा भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। नगरीकरण, नगरों की बढ़ती गंदगी भी वायु को प्रदूषित कर रही है। वनों की अनियमित एवं अनियंत्रित कटाई से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी कि वनों की लगातार कटाई होने के कारण से ये क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण अनियंत्रित होता जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक औषधियों के कृषि में अधिक उपयोग से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी कि खेती के अंदर उपयोग लिए जाने वाले रासायनिक उर्वरक जो है, कीटनाशक जो औषधियाँ हैं, उनके कारण भी क्या होता है? उनके अधिक उपयोग के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर रसोईघरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषकों के भूमि पर फेंकने से वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। फिर है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, यानी कि किन कारणों से कैसे हम इनको रोक सकते हैं। वायु मानव जीवन का मुख्य आधार है, यानी कि हवा जो है वो मनुष्य के जीवन जीने का एक मुख्य आधार है। वायु का प्रदूषण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय ढूंढना आवश्यक है। यानी कि किस प्रकार से हम इन वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, तो इसके निम्नलिखित उपाय ये हैं कि सबसे पहले तो है कल कारखानों को, सबसे पहले है कि कल कारखाने जो है उन सभी को क्या किया जाए कि नगरों से दूर स्थापित करना। यानी कि कल कारखाने जो है वो नगरों से कुछ दूरी पर इनको स्थापित किया जाए। उनसे निकलने वाले धुएं, गैस तथा राख पर नियंत्रण करना होगा। फिर दूसरा है परिवहन के साधनों पर धुआं रहित यंत्र लगाना। नगरों में हरित पट्टी के रूप में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण करना, यानी कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना। नगरों में स्वच्छता, जल मल निकास तथा अवशिष्ट पदार्थों का मार्जन की उचित व्यवस्था करना, यानी कि गंदगी को किसी उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करना। वन लगाने तथा वन संरक्षण पर बल देना, यानी कि अधिक से अधिक वन लगाना और वनों की रक्षा करने पर बल देना। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नियंत्रित करना, यानी कि कम से कम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी हम इस वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। घरों में बायोगैस, पेट्रोलियम गैस या धुआं रहित चूल्हों का उपयोग करना। खुले में कूड़ा करकट तथा अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के लिए न फेंकना। गंदा जल एकत्र न होने देना। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कठोर नियम बनाना तथा दृढ़ता से उनका पालन करना। फिर आगे है वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर
प्रभाव, यानी कि इस वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारियां जैसे छाती और सांस की बीमारियां, ब्रांकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर आदि, यानी कि ये सभी खतरनाक बीमारियां किससे उत्पन्न होती है? वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। फिर है वायु प्रदूषण मानव शरीर, मानव की खुशियों और मानव की सभ्यता के लिए खतरा बना हुआ है। नीला, भूरा, सफ़ेद तरह तरह का परिवहन के साधनों का धुआं फूंकता हुआ आदमी जब सड़कों पर चलता है तो वह नहीं जानता कि धुआं उसकी आंखों में ही डंक नहीं मार रहा, उसके गले को भी दबाता है और उसके फेफड़ों को जहरीले नाखूनों से नोच रहा है। यानी कि ये परिवहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो मनुष्य के फेफड़ों में जम करके उसे जहरीला बनाता है। वायु प्रदूषण न केवल चारों ओर फैले खेतों, हरे भरे पेड़ों, रमणीक दृश्यों को भी धुंधला करता है, वह उन पर झीनी चादर डालता है। यानी कि ये वायु प्रदूषण जो है उन हरे हरे पेड़ पौधों को भी गंदा करने का कार्य करता है, बल्कि खेतों, तालाब एवं जलाशयों को अपने क्रमीकरणों से विषाक्त करता रहता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यानी कि ये वायु प्रदूषण जो है वो इन सभी क्षेत्रों में फैल करके मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। फिर डॉक्टरों ने परीक्षण कर देखा है कि वायु प्रदूषण अधिक है या वहाँ के बच्चों की हड्डियों का विकास कम होता है, हड्डियों की उम्र घट जाती है तथा बच्चों में खांसी और सांस की परेशानी, फूलना तो देखा ही जा सकता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव वृक्षों पर भी देखा जा सकता है। चंडीगढ़ के पेड़ों और लखनऊ के दशहरी आमों पर वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे को देखा गया है, जिससे मानव को फल तो कम मात्रा में मिल ही रहे, किंतु जो मिल रहा है वो भी विषाक्त होता जा रहा है। यानी कि इस वायु प्रदूषण से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते जा रहे हैं? जहरीले होते जा रहे हैं, तो जिससे क्या होता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव पर पड़ता जा रहा है। दिल्ली के वायुमंडल में व्याप्त प्रदूषण का प्रभाव आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ा ही दिल्ली की परिवहन पुलिस पर भी पड़ा है, और यही दशा कोलकाता, मुंबई की भी है। अर्थात इससे मानव की जीवन आयु यानी कि घट रही है। वायु प्रदूषण के कारण ही फेफड़ों का कैंसर, टीबी तथा अन्य घातक रोग फैल रहे हैं। यानी कि ये वायु प्रदूषण के कारण ये जो धुआं है, कल कारखानों से निकलना धुआं है, परिवहन से निकलना धुआं है, जो मनुष्य के फेफड़ों में जाकर के अन्य घातक बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। फिर अगला आता है ध्वनि प्रदूषण, यानी कि तीसरा प्रदूषण जो है ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं नगरों में अधिक है। ध्वनि प्रदूषण को साधारण शब्दों में शोर बढ़ने के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि अत्यधिक शोर को किसके अंतर्गत माना गया है? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत माना गया है। पर्यावरण में शोर अर्थात ध्वनियों का बढ़ जाना ही ध्वनि प्रदूषण है। वास्तव में प्रत्येक अनचाही तथा तीव्र आवाज शोर है। शोर का बढ़ना ही ध्वनि प्रदूषण का बढ़ना कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण परिवहन के साधनों जैसे बसों, ट्रकों, रेलों, वायुयानों, स्कूटरों आदि के द्वारा होता है। धड़धड़ाते हुए वाहन कर्कश स्वर देकर शोर उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। फिर दूसरा है कारखानों की विशालकाय मशीनें, कल पुर्जे, इंजन आदि भयंकर शोर उत्पन्न करके ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बने हुए हैं। फिर है मस्जिदों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाली अजान, मंदिरों में भजन कीर्तन तथा गुरुद्वारों के शब्द कीर्तन भी प्रदूषण के कारण है। यानी कि इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर विभिन्न प्रकार के विस्फोटक भी ध्वनि प्रदूषण के जन्मदाता होते हैं। घरों पर जोर से बजने वाले रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स तथा बच्चों की चिल्ला-पोपी की ध्वनि भी प्रदूषण उत्पन्न करने के मुख्य साधन हैं। वायुयान, सुपरसोनिक विमान तथा अंतरिक्ष यान भी ध्वनि प्रदूषण के ही साधन हैं तथा मानव एवं पशु पक्षियों द्वारा उत्पन्न शोर भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। आंधी, तूफान तथा ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप भी
ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी कि किस प्रकार से हम इस ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो डॉक्टर पी.सी. शर्मा ने ध्वनि प्रदूषण निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। तो सबसे पहला है ध्वनि प्रदूषण निरोधक कानूनों को बनाना तथा उसे अमल में लाना, यानी कि सभी के जीवन से इसको जोड़ना। कम शोर करने वाली मशीनों को बनाना, इमारतों के बाहर पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों के बाहर पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों तथा घरों के अंदर ध्वनि शोषक साज सज्जा एवं भवन निर्माण सामग्री का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर सामाजिक दबाव बनाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्रों का प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों को आवासीय बस्तियों तथा मनोरंजन के स्थानों से पृथक करना, यानी कि तेज ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले जो यंत्र हैं उनका उपयोग बस्तियों से बाहर या मनोरंजन स्थानों से दूर करना। जिन उद्योगों में तीव्र ध्वनि के नियंत्रित करना संभव नहीं है वहाँ कामगारों को स्वर्णेंद्रियों की रक्षा हेतु कान में लगाई जाने वाली उपयुक्त रक्षा डाटों को उपलब्ध कराना। जन साधारण को ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव के प्रति जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से सचेत करना, यानी कि किस प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है तो इसके बारे में लोगों को सचेत कराना। फिर स्कूलों में ध्वनि प्रदूषण के विषय में ज्ञान देना। ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में अनेक समस्या उत्पन्न करता है और मानव के लिए गंभीर खतरा बन गया है। जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोख ने कहा कि वह दूर नहीं कि जब आदमी को अपने स्वास्थ्य के लिए नृशंस शत्रु शोर से पूरे जी जान से लड़ना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति की नींद में बाधा उत्पन्न होती है, इससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है और स्वास्थ्य खराब होने लगता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब होता है। शोर के कारण सुनने की शक्ति कम होती है और बढ़ते हुए शोर के कारण मानव समुदाय बहरेपन की ओर बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के आराम में बाधक बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो प्रदूषण है ये पूर्ण रूप से मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो ये तो हुआ ये प्रदूषण के बारे में कि कौन कौन से प्रदूषण मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ये जो आज मैंने पढ़ाया है इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपनी कॉपी में करना है।